ओके। गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे 6, ज्ञान सागर है अनोखा वरदान। ठीक है। इसके लेखक हैं इसके लेखक हैं मनोज दास। ठीक है, 1934 में इनका जन्म हुआ था। मनोज दास का 1934 उड़ीसा में। और 2021 में इनकी मृत्यु हुई थी मनोज दास का। ये उड़िया और इंग्लिश भाषा में रचना करते थे। ठीक है। तो कुछ इन्होंने ये अनुवाद भी किया है। अनोखा वरदान। इनको इनको जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री पुरस्कार चौथा, जो सर्वोच्च पुरस्कार है ये भी इनको मिला है। चलिए हम देखते हैं अनोखा वरदान। ठीक है। अनोखा वरदान। विजय सिंह, एक बच्चा और आया है। विजय सिंह नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार वह तूफानी रात में घोड़े पर सवार होकर एक तंग माने सकरे रास्ते से जा रहा था। वह भेष यानी रूप बदले हुए था। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हाल चाल का पता लगाना उसका नियम था। ठीक है। राजा मामूली कपड़े पहन के अपनी जनता का हाल चाल लेने जाता था। एक रात राजा भेष बदल कर जा रहा था। तभी वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में वह बिल्कुल भीग गया, परंतु उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं थी। वह धीमे धीमे लेकिन सावधानी से चल रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चले जा रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। हाथ साफ करना, चोरी करना चाहते थे, उसको चुरा लेना चाहते थे। ठीक है। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। राजा एक बार तो सकते में आ गए। सकते में आना, डर जाना। ठीक है। मगर वह घबराया नहीं। वह बच निकलने की तरकीब उपाय सोच ही रहा था कि उसके घोड़े का खुर सड़क के गड्ढे में फंस गया, क्योंकि सड़क उबड़ खाबड़ था। तो घोड़े का खुर जो है गड्ढे में फंस गया। डाकू अभी राजा पर लपकने ही वाले थे, न उसको पकड़ने ही वाले थे कि एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है, तो उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। 6 आदमी जो थे डाकुओं पर ही हमला कर दिया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बट गया और इस प्रकार राजा बच निकला। राजा जहां भी भेष बदल कर जाता था उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक, जो उसके बॉडीगार्ड जिसे कहते हैं, अंगरक्षक भी रहते थे। थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षकों का दल भी आ पहुंचा। उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया। राजा उन 9 युवकों से बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि बिना यह जाने कि वह राजा है उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की थी। राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वे उसके साथ महल तक चलें। भोर होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उनके राजा का बाल बांका न कर सके, यानी कुछ भी नहीं कर सके। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। अगले दिन दरबार में इन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले से लगाया और मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। राजा ने कहा, आप बारी बारी से जो चाहे मांगो। अगर मेरे बस के बाहर न हुआ तो मैं इस समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। उन 6 में से जो सबसे बड़ा था, राजा ने पहले उसी से पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा माने इच्छा थी कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने
उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान भवन बनाने की आज्ञा दे दी। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। वह अपने पद में तरक्की चाहता था, ना प्रमोशन। राजा उसे राज्य दरबारी नियुक्त, माने राज्य दरबार में उसको लगा दिए। ठीक है, राज्य दरबारी जहाँ राजा बैठते हैं, लगा दिए। और इस तरह उसकी इच्छा पूरी हो गई। तीसरे नवयुवक ने कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है, खासकर बरसात में। मेरी विनती है कि आप एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण कराने वाले मंत्री को हुक्म दिया कि फौरन सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, महाराज, आप मेरे पिता समान है, मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। तो राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। विदूषक माने जो मनोरंजन करते हैं दरबार में रहकर, मजाकिया, मजाक वाले लहजों में। तो विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। राजा ने विदूषक से पूछा। उसने खुशी से उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। पांचवें नौजवान ने धन मांगा। उसी समय बोरों में सोना भरकर उसे दे दिया गया। अब छठे की बारी थी और ये छठा लास्ट है। उसने कहा, महाराज, मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि माने मेहमान बनकर आए। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान रह गए। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख समझा। स्वयं राजा को भी यह बात अजीब सी लगी कि नौजवान अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है। लेकिन लेकिन ठीक है, अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है। अतिथि माने मेहमान बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके वश में होगा वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। राजा ने पहले ही कहा था ना कि आप जो भी वरदान मांगोगे आपकी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, तो बस फिर क्या था, वर्ष में एक दिन और एक रात उसने उस नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। राजा ने क्या कहा कि वर्ष में मैं जरूर एक बार आपके यहाँ मेहमान बन के आऊंगा। ठीक है, अतिथि माने मेहमान। अब मेहमान बन के तो राजा जाएंगे। ठीक है, तो अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी हो गई कि राजा जब नौजवान के घर जाएं तो उनके दौरे का ठीक ठीक प्रबंध हो। ठीक है, जब वो जाएंगे तो उनके लिए सही अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए राजा के लिए। न राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो और न उनके सेवकों और न घोड़ों को। बढ़िया सड़क बनाना जरूरी था ताकि राजा का रथ आसानी से आ जा सके। फिर यह प्रश्न उठा कि राजा एक छोटे से मकान में दिन और रात कैसे काटेंगे, कहाँ उठेंगे बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ सोएंगे। अतः राजसी ठाठ बाट के लायक एक महल खड़ा एक महल खड़ा करवाया गया। ठीक है, अब राजा तो छोटे घर में नहीं ना रहेंगे जी, जाएंगे तो उनके लिए राजा की तरह एक महल होना चाहिए। तो उस छठे नौजवान का जो घर है बहुत सुंदर बनवा दिया गया। लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी में इतने बड़े महल की देखरेख का खर्च कैसे चलाएगा। तो कैसे राजा उनके संगी साथियों की देखभाल करेगा। इसके लिए उसे बहुत सारा धन दिया गया, सरकारी खर्च पर नौकर चाकर भी। क्या हुआ, अब उसको न, बहुत सारा पैसा भी दे दिया गया। छठे नौजवान को नौकर भी दे दिए गए, क्योंकि उतना बड़ा महल है तो उसकी देखरेख कौन करेगा। ठीक,
पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार, प्रथा माने रीति रिवाज परंपरा, तो उसके अनुसार आ, प्रथा के अनुसार राजा किसी राज दरबारी का ही अतिथि बन सकता था। राजा जहां मेहमान बन के जाएगा वह एक राज दरबारी होना चाहिए। इसलिए उस नवयुवक को राज दरबारी की पदवी भी देनी पड़ी। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता था। अभी एक और बात बाकी थी। जिस घर में राजा अतिथि मेहमान बनकर ठहरेगा, उसकी गृहिणी, जो घर की मालकिन है, गृहिणी माने घर की मालकिन, को राजा के मिजाज माने स्वभाव और पसंद का पता होना चाहिए। ठीक है, कि राजा क्या खाते हैं क्या पहनते हैं, तो उसके भी उसे पता होना चाहिए। तो अब ये अच्छी बात किसको पता होगी, तो इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसे हो सकती थी। ठीक है, उनकी बेटी ही सब जानती होगी। तो शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाने लगी। ठीक है, राजकुमारी का विवाह भी उससे कर दिया गया। इस तरह केवल एक वरदान मांगकर उस चतुर नौजवान ने वह सब कुछ एक साथ पा लिया जो पांचों ने अलग अलग मांगा था। उसको सड़क भी मिल गया, घर भी मिल गया, प्रमोशन मिल गया, नौकरी मिल गई। ठीक है, सारा चीज मिल गया। तो देख लिए, ये था अनोखा वरदान। वरदान ऐसा मांगिए कि सब कुछ मिल जाए एक ही बार में। ये पाठ में से प्रश्न है, राजा भेष बदल कर क्यों घूमता था। तो राजा अपने राज्य का हाल चाल जानने के लिए भेष बदल कर घूमता था। ठीक है, कि उसके राज्य में कैसी स्थिति है, सब जगह ठीक है व्यवस्था कि नहीं ठीक है, ये सब जानने के लिए वह भेष बदल कर घूमता था। अगला है, राजा ने अपनी जान बचाने वाले नौजवानों का धन्यवाद कैसे किया। तो राजा ने अपनी जान बचाने वाले नौजवानों को उनका मुंह मांगा, यानी उपहार देकर, उनका मुंह मांगा, जो भी उन्होंने उपहार मांगे उसको दे करके उनका धन्यवाद किया। या कह सकते हैं कि उनको वरदान दे करके उनका स्वागत, उनका धन्यवाद किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तीसरे नवयुवक ने राजा से क्या मांगा। तीसरे नवयुवक ने राजा से क्या मांगा। चलिए, आप लोग को म्यूट में कर देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ, और आप लोग भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, तीसरे नवयुवक ने राजा से क्या मांगा, बताइए। तीसरे नवयुवक ने राजा से क्या मांगा। तो गांव से शहर तक के लिए एक पक्की सड़क। ठीक है, गांव से सड़क, गांव से शहर जाने के लिए एक पक्की सड़क मांगा। छठे नौजवान ने राजा के सामने अपनी कौन सी अनोखी इच्छा रखी। तो छठे नौजवान ने राजा के सामने यह इच्छा रखी कि जब तक आप, मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक बार आप हमारे यहाँ अतिथि बनकर आएंगे। ये था अनोखी इच्छा, किसकी थी, उस छठे नौजवान की अनोखी इच्छा थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरना है। राजा विजय सिंह
बदलकर प्रजा के हालचाल का पता लगाता था। भेष, क्या लिखेंगे? भेष बदलकर। ठीक है, भेष बदलकर। डाकू राजा के खाली जगह पर हाथ साफ करना चाहते थे, तो किस पे? घोड़े पर। राजा जहां भी जाता उसके भी उसके पीछे पीछे रहते थे। कौन रहते थे? अंगरक्षक। घ, डाकू राजा पर लपकने ही वाले थे कि नौजवान आ पहुंचे। कितने नौजवान पहुंचे थे? तो 6 नौजवान। ठीक है, 6 नौजवान। अगला प्रश्न है, छठा नौजवान सबसे खाली जगह था बुद्धिमान की मूर्ख? तो क्या था? बुद्धिमान था। ठीक है, इसको टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ये देखिए कहानी है। पाठ के आधार पर नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। कहानी की घटनाओं के अनुसार उसके क्रम संख्या लिखिए। अब आपको इसमें क्रम संख्या डालना है, कौन सा कहानी किस क्रम में आया है। ठीक है, यहाँ क्रम संख्या डालना है। तो चलिए, प्रश्न उठा कि राजा छोटे से मकान में कैसे रहेंगे। कैसे रहेंगे, तो ये होगा, यहाँ क्रम संख्या डालिए। 9, ये है 9। वह भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल चाल पता करता था। तो ये लिखिए दूसरा। दूसरा, राजा ने उन नौजवानों को मनचाहा पुरस्कार मांगने के लिए कहा। तो ये क्या है? पांचवा। छठे नवयुवक ने अपनी चतुराई से एक वरदान से सब कुछ पा लिया। तो कौन सा होगा? 10। 10 नंबर। 10। विजय सिंह नाम का एक राजा था। तो ये तो पहला हो जाएगा। तीसरे नौजवान ने अच्छी सड़कें मांगी थी। मांगी तो चौथे ने सुंदर पत्नी। ठीक है, 7वां नंबर। एक बार अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। तो तीसरा। पहले नौजवान ने भवन मांगा तो दूसरे ने पद में तरक्की। तो कौन सा होगा? छठा। ठीक है, लिख लिए छठा। और के बाद है, दो बचा है ना। छठे नौजवान ने वर्ष में एक बार राजा को अतिथि रूप में अपने घर आने के लिए कहा। तो ये हो जाएगा 8वां। ये हो जाएगा 8वां। और लास्ट है, 6 नौजवान ने राजा को डाकुओं से बचाया। ये होगा चौथा। ठीक है, पलक हो गया। अगला प्रश्न है, बातचीत है, फिर अनुमान कल्पना, भाषा की बात देखिए। भाषा की बात। पाठ में आए कोई 6 क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। क्रिया लिखना है। ठीक है, जिन शब्दों से किसी काम का करना है होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। तो ये लिख लीजिएगा ना। खाएंगे, दिया, और ग में रहेंगे। ग में क्या लिखेंगे? रहेंगे। घ में लिखिए काटेंगे। अंग में जाए। और च में लिखिए चले। ठीक है, खाएंगे, दिया, रहेंगे, काटेंगे, और जाए, चले।
इसको यहाँ क्रिया लिख दीजिएगा। क्रिया लिखना है, पाठ में से जो जो क्रिया आए हैं उसको लिखना है। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द पाठ में से छांट कर लिखिए। तो विपरीत वाले लिखना है। तो विपरीत, रंक का क्या हो जाएगा? रंक का होगा राजा। ठीक है, रंक का विलोम होगा राजा। अंदर का विलोम होगा बाहर। बाहर। और अस्वीकार का क्या होगा? स्वीकार। अस्वीकार का लिखिए स्वीकार। और विद्वान का क्या लिखेंगे? विद्वान का विलोम मूर्ख। ठीक है, विद्वान का होगा मूर्ख। ये लिख लीजिए, राजा, रंक का राजा, अंदर का बाहर, अस्वीकार का स्वीकार, और विद्वान का मूर्ख। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए। अल्फाबेट लिखना है इसको। ठीक है, अल्फाबेट में सबसे पहले अ आ इ ई ऐसे लिखना है। तो अंगरक्षक। ठीक है, अंगरक्षक है देखिए। और यहाँ पे अतिथि है। तो सबसे पहले अनुस्वार वाला आएगा। अनुस्वार वाला सबसे पहले कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ एक कर दीजिए यहाँ पे अंगरक्षकों। उसके बाद फिर अ से है अतिथि, इसको 2 नंबर करिए। फिर कौन सा है? ग। ग आएगा, ग। ठीक है, ग हो जाएगा 3। ग हो गया। ग के बाद आएगा ज। ज पे करिए 4। ज के बाद क्या आएगा? प। प आएगा ना, प को करिए 5। प के बाद क्या आएगा? प के बाद भ आएगा, भ। देखिए भेष है, तो ये हो जाएगा 6। अब भ के बाद क्या आएगा? श। देखिए एक स यहाँ है, एक स यहाँ है। पहले तालव्य वाला श। तो स, इसमें 7 नंबर कर दीजिए इसको। और फिर स्वयं, दंती वाला स है ना, तो इसको क्या करेंगे? 8। ये हो गया अल्फाबेट क्रम से। ठीक है, अंगरक्षकों, अतिथि, गृहिणी, जीवित, पुरस्कार, भेष, शीघ्र, स्वयं। चलिए हो गया है ये। अभी आपका जीवन मूल्य है, इसको हम लोग क्लास में, कक्षा में लिख लेंगे। इन नौजवानों का मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करना ठीक था? भाई बिल्कुल ठीक था। यदि किसी को मुसीबत में हो, कष्ट में हो, परेशानी में हो, तो उनकी मदद करना, तो ये तो ईश्वरीय गुण हो गए ना। भगवान भी यही चाहते हैं कि लोग सबकी मदद करें। तो यह बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि हमें मुसीबतों में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। मुसीबत में आए इंसानों की सहायता हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, यदि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनको वो सामान दे करके, अगर वो दुखी हैं, अगर वो असहाय हैं, तो उनके लिए उस सामान की व्यवस्था कर देंगे।
अगर वो बीमार हैं उनके लिए दवा का व्यवस्था कर देंगे। तो इस तरह से हम उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए एक विक्रम और बेताल की कहानियां भी है। तो ये आप लोग इसको देखे भी होंगे, विक्रम और बेताल। यह एक रोचक कहानी है। ठीक है, विक्रम और बेताल। तो इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा, भाषा की बात। ठीक है। और इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ ये खाली जगह इसको जो है ये सब भर लीजिएगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे ताकि सारा कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये थे मनोज दास जी। ठीक है, उड़िया और इंग्लिश में ये रचना करते थे मनोज दास।